The views and opinions expressed on this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the views of producer, editor, or channel. The content is for informational purposes only and should not be considered as professional advice. No part of this podcast may be reproduced without permission. Arun Hospital, in association with CK Birla Hospitals, CMRI Kolkata, is proud to host a special urology camp featuring renowned specialist Dr. Pankaj Kumar Gupta. If you or a loved one are dealing with kidney stones, prostate issues, or require advanced urological consultation, don't miss this opportunity to consult with a consultant urology and robotic urine surgeon. नमस्कार, इन्फो टॉक्स के नए और दिलचस्प एपिसोड में एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट सुनीता सरकार हमारे पॉडकास्ट पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ इन दीपों के जाने माने हस्ती जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन मामूली से यूनिट के प्रेसिडेंट से शुरू किया था और आज हमारे दीपों के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना 6 महीने का कार्यकाल पूरी सफलता से पूरा किया है। हम अपने इन्फो टॉक्स के एपिसोड में अनिल कुमार तिवारी जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं और साथ ही साथ आपको बधाई भी देते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी हमारे दीप समूह के 8वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए और आपने सफलतापूर्वक अपना 6 महीने का जो कार्यकाल है वो बहुत ही एक मिसाल के तौर पर कंप्लीट किया है। तो राजनीतिक गतिविधियों को जानने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपका जो पर्सनल जीवन है, पर्सनल आप यानी अनिल कुमार तिवारी जी का जो पर्सनल लाइफ है और किन बातों से आप अपने आप को शेप करते हैं। आपको स्वागत है सुनीता जी। जैसे आपने बोला मैं माना हुआ हस्ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक साधारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरे जो जीवन के बारे में पूछा आपने, मेरा जीवन बहुत ही उतार और चढ़ाव, फूल और कांटों के साथ रहा। मेरा बचपन, चाइल्डहुड 8 से 9 साल तक का मेरा जो आयु थी वो बहुत ही मेरा धनाढ्य परिवार में था। मैं धनाढ्य नहीं बोलेंगे, एक उन्नतशील किसान थे हम लोग, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आईं कि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई, ग्रैंडमदर की डेथ हुई, बुआ की डेथ हुई, चाचा की डेथ हुई, बीमारियों में पैसा खर्चा हुआ। तो हम लोग देखते देखते जब मैं 11वें साल में पैर रखा तो हम लोग बड़ी गरीबी में आ गए और इतनी गरीबी में आ गए कि किसान की एक सबसे बड़ी धरोहर उसकी ज़मीन होती है। तो मेरे पिताजी को कुछ अपनी ज़मीन भी बिक्री करनी पड़ी। तो उस समय हमारी आंखों में आंसू थे, मेरी माँ के आंखों में आंसू थे, मेरे बच्चों के, सभी हमारी बहन भाइयों के आंखों में आंसू थे। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, कठिन परिश्रम किया। किसान का जीवन क्या होता है किसान जानता है। मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। एक बार तो समय ऐसा लगा था कि शायद मेरी पढ़ाई बीच में छूट सकती है, लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि हमारे उत्तर प्रदेश में मैं जिला अलीगढ़, तहसील खैर, उसका गांव छोटा सा उसरम, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक था। 5वीं क्लास पास करने के बाद 6वीं क्लास में लगभग 4 किलोमीटर दूर स्कूल था और स्कूल भी जंगल होके रास्ते थे, जंगली जानवर भी रहते थे। लेकिन शहर में पढ़ाने लायक मेरे पिताजी के हाथ में उतना पैसा नहीं था, तो मुझे जो है एक इंटीरियम गांव के स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल तलेसरा, आज भी मुझे अपने स्कूल का नाम याद है, 6 क्लास से लेकर के मैं 10th क्लास तक वहाँ पढ़ा। और हमारे उत्तर प्रदेश में 8वीं का बोर्ड होता है, तो मैंने बोर्ड में अपनी तहसील टॉप की थी, तो उसको लेके मुझे स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप लेके मैंने 9th, उस समय में स्कॉलरशिप लगभग मुझे 15 रुपये महीने मिलती थी, जो कि ऐसा लगता था तो 15 रुपये में से मैं 10 रुपये घर में देता था अपनी माँ को और 5 रुपये में अपने पास रखता था। और जब 8वीं क्लास में जब मैंने टॉप किया
तो वजीफ़ा के साथ साथ मेरी फीस भी माफ़ हो गई स्कूल की। तो ये तो और मेरे को ऐसे लगता था जैसे मैंने आसमान से कुछ तारे तोड़ लिए। फिर मैंने 10th पास किया, 10th पास के बाद 12th पास किया, 12th पास के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन करके, मेरे यहाँ मामा जी रहते थे अंडमान निकोबार में डिफेंस में। आया तो मैं घूमने के पर्पज़ से था, लेकिन यहाँ आके फिर इस तरह से मेरा जीवन अंडमान में 1987 अक्टूबर में मैं अंडमान निकोबार में आया। शायद ये पहली बार होगा जब आपने अपने जीवन के बारे में सभी दर्शकों के सामने आप बता रहे हैं। इससे पहले हालांकि मैं खुद भी आपके साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ, तो हमने कभी इससे पहले ये जानकारी हमारे नॉलेज में भी नहीं आई थी। और आज आपने बताया कि आप किस परिवार से और किस परिस्थितियों से गुजर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुँचे, और आज आप इस भारी जिम्मेदारी पूरे द्वीप समूह की जो आपको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में दी गई है, वो जिम्मेदारी को अपना भली भांति यापन कर रहे हो। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एकदम ग्राउंडेड दिखाई देते हैं। तो वो कौन से जो प्रिंसिपल्स है, वो कौन से आपके विचार है जो इस तरह के काम के साथ जो आप जुड़े हुए हो? सुनीता जी, देखिए, जो हमारे शास्त्रों में जो हमारे बुजुर्ग कहते हुए आए हैं कि किसी भी बच्चे की सबसे बड़ी टीचर माँ होती है, पहली पाठशाला। हाँ, पहले स्कूल तो बच्चा 5 या 6 साल की आयु से जाना शुरू करता है। आजकल जो शुरू हो गए स्कूल, जो 2 साल 3 साल के बच्चे को भी भेज देते हैं, लेकिन हमारे समय में जब 6 साल कंप्लीट करने के बाद ही बच्चा स्कूल जाता था। लेकिन 6 साल की आयु तक जो माँ आज सो सिखाती है, तो मेरा किस्मत क्या अच्छा था कि मेरी माँ ने अनुशासन हमेशा सिखाया कि अगर जब तक घर के अतिथि भोजन नहीं करेंगे तब तक बच्चों को नहीं मिलेगा। तो हम लोग को मन में दृढ़ता रहती थी कि अभी हमारे अतिथि भोजन कर रहे हैं या बड़े लोग भोजन कर रहे हैं, उसके बाद ही हमको मिलेगा। तो उसी समय से, छोटे आयु से ही एक अनुशासन में कैसे रहना है जीवन में आया। 7th क्लास से मैं संघ का स्वयंसेवक बना। तो संघ में भी मैंने क्या सीखा कि वहाँ भी अनुशासन बहुत बड़ा होता है। और आपने देखा होगा, हम लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग अनुशासन में रहें, लेकिन खुद के ऊपर उसको लागू नहीं करते हैं। लेकिन मेरा मानना इसके विपरीत है। मैं पार्टी में भी अगर मैंने किसी को 7 बजे टाइम दिया है तो मैं 6:45 में आने की कोशिश करता हूँ। कारण यह है कि अनुशासन पहले अपने से शुरू किया जाता है। रही बात, आपने कहा कि आप इस मुकाम तक पहुँचे, इस मुकाम तक पहुँचने का भी मेरा एक दृढ़ता है। पार्टी ने जो काम दिया, पार्टी का काम किया, पार्टी ने कोई काम नहीं दिया तो पार्टी से नाराज नहीं हुआ, कोई दायित्व दिया तो दायित्व में काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने कहा, आपने सही कहा, लेकिन मैं अभिभूत होता है। हमारे समय में जब भारतीय जनता पार्टी 1990 में बनी तो उस समय में यूनिट कहते थे। यूनिट तो आपने मुझे यूनिट प्रेसिडेंट बताया, लेकिन मैं यूनिट प्रेसिडेंट से शुरुआत नहीं किया। यूनिट प्रेसिडेंट तो पहले बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती थी। बिल्कुल। मैंने अपनी शुरुआत की यूनिट सेक्रेटरी से। अच्छा। पहले साधारण कार्यकर्ता रहा, 2-3 साल काम करते रहे, और काम करने के बाद में मेरे को अवसर मिला प्रेमनगर यूनिट का यूनिट सेक्रेटरी का। फिर मैं यूनिट प्रेसिडेंट बना। फिर पूरे हमारे 18 वार्ड होते थे नगर पालिका में, तो उसके 18 वार्ड का एक ही मंडल होता था। फिर मंडल का मैं सेक्रेटरी बना, फिर मंडल का जनरल सेक्रेटरी बना। फिर क्या हुआ कि मंडल से मुझे सीधा मोर्चा में भेज दिया। तो मैं युवा मोर्चा में अपने स्वर्गीय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे आर मोहन जी, वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उनको एक भाषण देने वाला एक कार्यकर्ता चाहिए था। तो उन्होंने मुझे मंडल से लेके अरोरा जी, माननीय अरोरा जी से बोल के कि अनिल कुमार तिवारी को मेरे युवा मोर्चा में दे दीजिए। तो मुझे उन्होंने प्रदेश सेक्रेटरी का दायित्व दिया। युवा मोर्चा में प्रदेश मंत्री रहा, प्रदेश महामंत्री रहा। जब मैं प्रदेश महामंत्री था तो उस समय में हमारी सरकार केंद्र में गिर गई, हार गए हम लोग। और
अंडमान निकोबार से भी हमारे माननीय विष्णुपद राय जी सांसद का चुनाव हार गए। पार्टी में बहुत कठिन परिस्थिति आ गई। सही मायने में अगर मैं 2000-2005 के दौर देखता हूँ तो कभी कभी लगता है कि पार्टी को दोबारा कैसे खड़ा किया, बोलना नहीं चाहिए। ये विष्णुपद राय जी का ही एक हार्ड वर्क था जो पार्टी को दोबारा खड़ा किया। तो उन्होंने क्या किया, आपको हंसी आएगी, पावर में रहने में तो डिमोशन दे दो, कुछ भी दे दो, पार्टी में रख लो, सब बोलते हैं। लेकिन जब पार्टी पावर में नहीं रहती है, जब पार्टी को छोड़ के सब जाने लग गए, अच्छे अच्छे नेता हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, हमारी पार्टी में हैं अभी। 2004 से 14 पार्टी का दामन छोड़ दिया उन्होंने और पार्टी को एकदम चौराहे पर छोड़ के चले गए। तो विष्णु जी ने एक निर्णय लिया, तब तक विष्णु जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बन चुके थे भारतीय जनता पार्टी के। तो उन्होंने एक अनोखा निर्णय लिया कि इस पूरे पोर्ट ब्लेयर बोला जाता पहले श्री विजयपुरम को, पोर्ट ब्लेयर मंडल को 18 वार्ड को 4 भाग में बांट दिया। हेडो मंडल, नया गांव मंडल, डेयरी फार्म मंडल, आबरडीन मंडल। और रातों रात हम 3 लोगों का डिमोशन किया। अच्छा। CH बाबू का, R विमोद का, अनिल कुमार तिवारी का, और एक नए मंडल प्रेसिडेंट का नियुक्ति की उन्होंने, सरजू लाल जी, जो राकेश्वर चंद्र लाल जी के, नरेश चंद्र लाल जी के पिताजी हुआ करते हैं, वो भी पार्टी के बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे। तो हम लोग को 4 मंडल का अध्यक्ष बनाया। कई लोगों ने बोला कि आप तो महामंत्री से आप कैसे मंडल अध्यक्ष में जा रहे हैं, वो भी छोटा सा मंडल है, 6 वार्ड को लेके। लेकिन उस समय में हमने पार्टी को मजबूत करना है। हमने जब विष्णु जी को बताया कि दादा हमारा डिमोशन कर रहे हैं आप, तो उन्होंने बोला नहीं, पार्टी को खड़ा करना है। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आज भी विष्णु जी दादा आज भी कई मीटिंगों में कहते हैं, इन चारों लोगों ने मिलकर पार्टी को दोबारा खड़ा किया। उसमें मैं अपने R विमोद भाई का, CH बाबू भाई का, स्वर्गीय सरजू लाल जी का और खुद मेरा, ये चारों का योगदान से हम लोगों ने 3 साल में पार्टी को ऐसा खड़ा किया कि 2009 में पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में UPA 2 में भी हमने अपने सांसद को 2700 वोट से जिता के भेजा। काफ़ी दिलचस्प अनुभव रहा है आपका राजनीति में, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि राजनीति में लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा स्पर्धा रहती है, आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है, जो आज का राजनीतिक सिनेरियो है। लेकिन आपने जो बताया कि आपका डिमोशन किया गया और उस डिमोशन से पार्टी को किस तरह की मदद मिली, वो आज आपको इस जो आपका अध्यक्ष का जो दायित्व है वो कहीं ना कहीं उसे इंडिकेट करता है कि वो उस समय का डिमोशन और आज का आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कनेक्ट करता है कि अगर आप उस समय डिमोशन नहीं आप एक्सेप्ट नहीं किए होते तो शायद कुछ और सिनेरियो होता पार्टी का, और आज आप यहाँ इस चेयर में नहीं दिखाई देते। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आप जब 7वीं में थे, 7वीं कक्षा में जब थे, तब आपने स्वयंसेवक के रूप को ज्वाइन किया। तो 7वीं में पढ़ते वक्त काफ़ी कम आयु के थे आप, उस समय से आप संघ परिवार से जुड़े हुए हो, शायद इसी वजह से आपने उस समय का डिमोशन को स्वीकार किया। तो RSS से जुड़ने का आपका मन कब बना और कैसे बना, वो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय से आपका जुड़ाव रहा है RSS के साथ। हमारे स्कूल में जब मैं 7th क्लास में था तो एक प्रचारक आते थे, तो स्वभाव से ही जैसे मैं बोला कि मेरा पहले जाने की एक वो रहती है इच्छा। तो हमारा स्कूल 8:30 बजे के टाइमिंग होता था, तो हम लोग 8 बजे पहुंच गए। तो हम भी थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगी, ये तो हम भी हर जगह में देखते हैं कि अगर 9 बजे का समय दिया है तो आप 8:45 मौजूद होते हैं, और आपका कोई प्रोग्राम रहता है तो सभी कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि हमें समय पर पहुंचना है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो उस समय में जब मैं स्कूल के टाइम से पहले पहुंच जाते थे तो वहाँ एक प्रचारक आया करते थे,
तो वो फिर हम लोग को खेल कूद कराना, ये कराना करते करते फिर उन्होंने बोला सुबह शाखा लगती है, आप आइए। शाखा जाना शुरू हो गया। लेकिन संघ में जाके सही मायने में देखा जाए तो गीता में जो हजारों वर्ष पहले जो लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, और ये सच्चाई है। जो सही मायने में फल की इच्छा किए बगैर कर्म करता है उसको फल अवश्य मिलता है। ज्यादातर कलयुग है, कलयुग में क्या होता है कि लोग फल की इच्छा पहले करते हैं, कर्म बाद में करते हैं, और कुछ लोगों का इसको मंजिल भी मिलती है। कुछ लोगों को 100 में अगर ऐसे लोग हैं तो 2-4 लोगों को ऐसा हो जाता है कि फल की इच्छा करते हैं पहले और फल मिल जाता है, लेकिन वो लंबी रेस नहीं चल पाते हैं, बिल्कुल गुम हो जाते हैं। उनको ये पता नहीं चलता एक टेन्योर पार करने के बाद में इस तरह का आदमी भी कभी आया था। चाहे सामाजिक जीवन में लो, चाहे किसी भी आप क्षेत्र में वास्तविक है। लेकिन जो गीता का श्लोक है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, उस पर चलने वाला आदमी अंतिम समय तक उसको याद करते हैं लोग। तो हम कर्म करते गए। मैंने कभी नहीं सोचा था, जब मुझे यूनिट सेक्रेटरी बनाया गया था तो जिला अध्यक्ष बनना एक ख्वाब होता था कि जिला अध्यक्ष कब बनेंगे। लेकिन आप भगवान के आशीर्वाद से मुझे जिला अध्यक्ष का तो दायित्व कभी नहीं मिला, लेकिन जिला महामंत्री का दायित्व में मैं रहा, आजीवन सहयोग निधि का चेयरमैन रहा, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का चेयरमैन रहा, फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन रहा, प्रशिक्षण का संयोजक लगभग 18 साल रहा। आज भी मैं हूँ, अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में चुनाव जब आते थे, चुनाव प्रभारी रहा। जनसभा संबोधित करने में लोग बोलते हैं कि मेरे भाषण अच्छे लगते हैं लोगों को। पार्टी ने जहाँ भेजा, कैमल वे भेजा, कैमल वे गया, हटवे भेजा, हटवे गया, कभी मना नहीं किया। कई चुनावों का प्रभारी रखा, और इस बार भी मेरे को कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का एक मन था, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आपने बोला कि अच्छा काम आपका 6 महीना हुआ, मेरा कुछ काम नहीं है। देखिए मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है सुनीता जी, वही कार्यकर्ता हैं, वही पदाधिकारी हैं। फर्क इतना है, एक नेतृत्व चेंज हुआ है, और नेतृत्व चेंज हुआ। कल का आपने स्थिति देखा हमारा कार्यालय का। अभी मेरी जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि 700 से 800 फोन रोज आते हैं, और उन फोनों को मैं अटेंड करता हूँ, नहीं तो मिस कॉल में कॉल करता हूँ। और मेरा एक सभी कार्यकर्ताओं को अनुरोध भी करता हूँ कि जो भी पार्टी के चाहे छोटा दायित्व चाहे बड़ा दायित्व है, जनता के साथ खड़ा रहेगा वो बहुत आगे बढ़ेगा। यही कारण है, और ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है। नेतृत्व बहुत मायने रखती है। आपने जैसा कहा कि नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, तो वो नेतृत्व बहुत मायने रखती है। शायद उसी का परिणाम है कि आज पार्टी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी बदलाव हो रहा है, उसका परिणाम है। मैं आपसे ये अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आपके द्वारा कि काफ़ी लंबा अनुभव आपका संघ के साथ, काफ़ी लंबा जुड़ाव रहा है। संघ के रास्ते पर चलकर एक एक्टिव पॉलिटिशियन, एक एक्टिव लीडर तक पहुंचने में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आपको देखनी पड़ी होंगी, तो उस पर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया, और ये दर्शकों को पता भी होना चाहिए। मैं और SK जैन जो हमारे अभी प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, एक साथ लगभग अंडमान आए। मैं अक्टूबर 1987 में आया लगभग, वो भी उसी समय में आए। लेकिन हमारा एक माइनस पॉइंट क्या था दोनों का, कि वो भी प्याज लहसुन नहीं खाते, मैं भी प्याज लहसुन नहीं खाता। वो भी प्योर वेजिटेरियन, मैं भी प्योर वेजिटेरियन। और यहाँ पर खाने की इतनी दिक्कत हुआ करती थी, एक दूसरे को हम पहले जानते नहीं थे। अचानक मार्केट में एक दिन रत्नम मार्केट में परिचय हुआ 1987 के एंड में, दिसंबर महीने में। तो बताया यार, यहाँ तो पपीता खरीद रहे थे, ये खरीद रहे थे, पूछा तो बताया उन्होंने। तो फिर हम लोग एक साथ रहने लग गए। मैं भी बैचलर था, वो भी बैचलर थे। किस्मत क्या अच्छी थी, वह भी बाल स्वयंसेवक, मैं भी बाल स्वयंसेवक। बल्कि उनको तो जो इमरजेंसी में 1987 में पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, शाखा लगाते थे वो राजस्थान में। जब ये विषय पता चला कि वो भी स्वयंसेवक हैं, मैं भी स्वयंसेवक हूँ, तो हम लोग ढूंढते ढूंढते दोनों ही जंगली घाट की शाखा में आए। माननीय दिनेश गोयल जी हुआ करते थे विश्व हिंदू परिषद में, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करो। माननीय विक्रम देश पांडे जी हमारे यहाँ के RSS के विभाग प्रचारक हुआ करते थे, तो हम लोग विश्व हिंदू परिषद में काम करने लग गए। उनके कार्यक्रमों में जाना, विश्व हिंदू परिषद का मकर संक्रांति का उत्सव मनाना। अचानक वनवासी कल्याण आश्रम में एक असीमानंद जी थे, जिनके ऊपर में
हिंदू आतंकवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया, लेकिन वो उससे बरी हुए। तो उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार में भी एक भारतीय जनता पार्टी बननी चाहिए। तो 1990 में अंडमान निकोबार में लिंगावेलु जी के नेतृत्व में और विष्णु जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो उसी समय हमको विश्व हिंदू परिषद से मुक्त करके, क्योंकि संगठन से हम डायरेक्ट नहीं आ सकते, जब तक एक मात्र संगठन मुक्त नहीं करेगा तब तक हम कहीं अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। तो हमको विश्व हिंदू परिषद से दायित्व मुक्त किया गया दोनों को, और फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। 1990 से लेकर के आज तक मैं खुद और जैन जी आज भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो संघ में आज भी मैं संघ को नहीं छोड़ता। जैसे मेरे प्रधानमंत्री ने कहा मैं संघ की विचारधारा का हूँ, मैंने अभी गृह मंत्री ने कहा कि मैं संघ की विचारधारा का हूँ, हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते रहते कहा कि मुझे संघ का स्वयंसेवक बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मुझे भी कुछ नहीं है, आज भी अगर मुझे संघ बोलेगा भाजपा छोड़ दो संघ में आ जाओ, मैं आज चला जाऊंगा और मेरे मन में कोई विकार भी नहीं आएगा, क्योंकि संघ नहीं होने से हम नहीं है। संघ हमको संस्कार देता है। आज बताइए आरएसएस नहीं होता तो ये जनसंघ नहीं होता, जनसंघ नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो देश में हमारा प्रधानमंत्री नहीं होता, और प्रधानमंत्री नहीं होता तो देश में आज भगवान का राम का मंदिर भी नहीं होता, आर्टिकल 370 भी नहीं गया होता। तो ये संघ के संस्कारों से ही, मैं उदाहरण के लिए कई बार अपने भाषणों में बोलता हूँ, संघ अगर फैक्ट्री है तो हम उसके प्रोडक्ट हैं, और वो फैक्ट्री ऐसी है जो अच्छा प्रोडक्ट बना के मार्केट में देती है। हमारा जो दीप समूह है, आपने बहुत अच्छे से बताया कि संघ के प्रोडक्ट है जो आप जैसे लीडर है आज देश के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और संघ के विचारधाराओं को अपनाते हुए अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हमारा जो दीप समूह है वो टोटली डिफरेंट है। हमारे दीप समूह को एक मिनी इंडिया कहते हैं, जिसमें हर तरह के, हर राज्य के लोग यहाँ बसते हैं। तो हमारे इन दीपों में जो आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, यूपी कम्युनिटी जो है, तो उसके बहुत कम लोग हमारे दीपों पर निवास करते हैं। करीब 12% लोग यूपी कम्युनिटी से यहाँ हमारे द्वीपों में निवास करते हैं और सबसे अधिक बंगाली कम्युनिटी जो है, हमेशा ये देखा जाता है कि जो मेजर कम्युनिटी होता है उसी से चुना जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के लिए या फिर हमारे यहाँ के सांसद के लिए। हमेशा लोगों के मन में ये परसेप्शन बना रहता है कि जो मेजर कम्युनिटी रहेगी उसी का जो नेता होगा वही लीड करेगा। लेकिन सेंट्रल ने ऐसा क्या सोचकर सबसे कम जो कम्युनिटी है वहाँ से एक चेहरे को निकाल करके इतना बड़ा दायित्व भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अध्यक्ष के रूप में बनाया, उस पर थोड़ा सा आप बताइए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये बहुत लोग के मन की शंकाएं आज दूर हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पार्टी और संगठन एकदम अलग अलग होता है। पार्टी का मतलब होता है जिला परिषद का चुनाव, एमएलए का चुनाव, प्रधान का चुनाव, काउंसलर का चुनाव, एमपी का चुनाव, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टी। उसमें हम लोग ये चीज़ें देखते हैं, कम्युनिटी देखते हैं, किसका वोट ज़्यादा है उसको देखते हैं, ये सब देखा जाता है। लेकिन ये चीज़ें जो आपने बताई हैं, ये चीज़ें दूसरी पार्टियों में हैं, भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं है। मैं आपको आपकी बात का यहीं खंडन करके देता हूँ। हमारा के परसेप्शन को मैं बता देता हूँ, लोगों को इसका आंसर मिलेगा, बहुत अच्छा जवाब मिलेगा, क्योंकि वो उनको आज से भारतीय जनता पार्टी के विषय में सोचना एक अलग हो जाएगा। आपने देखा होगा, हमने 2019 में अपने एकदम युवा नेता, एकदम होनहार नेता, जो संगठन में उन्होंने 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन किया है, विशाल जॉली जी को हमने टिकट दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारा मिडिल नॉर्थ अंडमान बंगालियों का गढ़ है। हमको हमारे पूर्व सांसद जो बंगाली हैं, विष्णुपद राय जी, उनसे भी ज्यादा मत उनको मिला, वोटिंग परसेंटेज उनको मिला। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में
हमारे जो वोटर भी है वो ये नहीं देखता ये बंगाली है, ये तमिल है, ये तेलुगु, ये लोकल है। सबसे ज़्यादा वोट विशाल जौली जी को दिया। हमारा दुर्भाग्य था नगर पालिका एरिया में, जो आप कह रही हैं मैं दुर्भाग्य मानूंगा, 342 कम्युनिटी से हमारे विशाल जी हैं, 342 कम्युनिटी जी वालों ने ही वोट उनको कम दिया। तो आपका बात का यहाँ पर एक खंडन हो जाता है। दूसरा, हरिनारायण अरोड़ा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने, ज़्यादा से ज़्यादा 20 परिवार उस कम्युनिटी का अंडमान में है, पंजाबी परिवार 20 परिवार है, 25 परिवार होगा, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और सबसे सफल प्रदेश अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता विष्णु पदरा जी के रूप में। ये मैं इसलिए आपसे ये सवाल किया मैंने कि ये लोगों के मन में ये परसेप्शन मतलब दिखाई देता है, तो आपने आज बहुत अच्छे से उसको एलॉबरेट किया, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि वाकई में मतलब किस तरीके से भाजपा में या भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए हो, चुनाव के लिए हो या फिर संगठन के लिए हो, किस तरह से उस चीज़ को चुनाव किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो आज हमें जीता जागता स्वरूप आप दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। जैसा कि हमने बोला कि बहुत कम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन नेतृत्व के लिए आपको चुना हुआ है। तो मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूँगी, देखा अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है आपके अध्यक्ष बनने के बाद ये मतलब बहुत जल्दी बहुत बार सेंट्रल के लीडर्स का यहाँ आना, 2 बार गृह मंत्री का हमारे दीप समूह में विज़िट करना, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? कि मैं जनता को और आपको बता देना चाहता हूँ, आपने अच्छा प्रश्न किया, आप प्रश्न बहुत अच्छे छांट के लाई हैं। ये जनता में भी कई लोगों ने मुझे पूछ चुके हैं। एक्चुअली पहली बार जो अमित शाह जी आए, वो पूजनीय हमारे जो मोहन भागवत जी का कार्यक्रम था, यहाँ पर सावरकर जी के गीत का लोकार्पण करना, उसमें उनको अतिथि के रूप में रखा हुआ था। पहला उनका भ्रमण इस बात का था, सावरकर के स्टैच्यू का भी अनावरण हुआ, उसके लिए आए। अभी वो पार्लियामेंट्री कमेटी में आए थे, लेकिन वह भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं आपको आश्चर्यजनक बात बताता हूँ सुनीता जी, जब मैं उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और हमारा इतना वरिष्ठ नेता आ रहे हैं और आज हमारे देश के गृह मंत्री हैं, मैं उनको रिसीव करके जब 12:30 बजे घर में विश्राम कर रहा था, सोने ही वाला था, उनका खुद फ़ोन आया उनका सहयोगी का कि अमित साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो 100% मुझे झूठ लगा कि कोई मुझे गलत बोल रहा है। एक कितना बड़ा गृह मंत्री, एक छोटा सा कार्यकर्ता, आज भी मैं प्रदेश अध्यक्ष, एक लोकसभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरा कोई लंबा अभी टाइम भी नहीं हुआ है, उनसे मेरा कोई पहले परिचय भी नहीं है। तो मैंने भी स्वाभाविक रूप से बोला कराइए। तो सच में उन्होंने कहा, अनिल भाई कैसे हैं? मैं भाई साहब ठीक हूँ। आप सोचिए, बड़ी बात नहीं बोलूँगा आपको, उन्होंने कहा कि मैं शाम को आपके कार्यालय चाय पीने आना चाहता हूँ आपके साथ। मैंने कहा, मैं घबरा गया। मैंने भाई साहब मेरा कार्यालय बहुत छोटा सा है और 2nd फ्लोर में है, बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और उसकी स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा अपना घर कभी खराब नहीं होता है। और मुझे आज सपना लग रहा है मुझे कि गृह मंत्री से ऐसे बात हो रही है जैसे आपसे हो रही है। वो कह रहे हैं कि अपना घर कभी अनिल भाई खराब नहीं होता है। जब तुम रोज चढ़ते हो सीढ़ियाँ तो एक दिन मैं भी चढ़ूंगा, लेकिन मैं आऊँगा। मैं तो सपना जैसा देखने लग गया कि देश का गृह मंत्री, शायद मैं गलत नहीं हूँ, तो 1987 से मैंने सरकार कांग्रेस की भी देखी, सरकार यूपीए भी देखी, एनडीए भी देखी, कोई देश का गृह मंत्री पार्टी कार्यालय में पहली बार। इसके पहले भी अमित शाह जी आए हैं हमारे दीप समूह में, गृह मंत्री नहीं थे तब, गृह मंत्री होके हमारे कार्यालय में नहीं आए। हाँ। यही मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके कार्यकाल में उन्होंने अपना पहला विजिट हमारे ये भाजपा के कार्यालय में उन्होंने अपना दौरा किया। एक सुनीता जी, एक संगठन, वो भी संघ के स्वयं सेवक हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उन्होंने काम किया है। उन्होंने खुद बोला मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ और आरएसएस की विचारधारा से चलता हूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे अभी भी शरीर में सरहन होती है। जिस दिन मेरे कैमलवे से लेकर के डिगलीपुर तक के कार्यकर्ताओं को पता चला कि अमित शाह जी भाजपा कार्यालय आ रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह आया
ये हमारे बड़ा नेता जानते हैं इन चीजों को। शायद हो सकता है उनको यही होगा कि कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार करना है। एक कार्यकर्ता के रूप में अमित शाह जी के रूप में नहीं आए कार्यालय में, और उन्होंने आकर के जो आंखों में आंसू लाए, उन्होंने मुझसे कहा, यहाँ माननीय विशाल जौली जी भी थे, शेर सिंह जी भी थे, जी परमाश्रम जी, तरंग ढाली जी, सब थे। उनके सामने में उन्होंने कहा, इतना ही बड़ा तुम्हारा कमरा है, इतना ही बड़ा मेरा घर होता था, उसी में हमारा पूरा परिवार रहता था। हम लोग वो स्थिति से यहाँ तक पहुंचे हैं। आप सोचिए, कोई देश का गृह मंत्री अपनी बचपन की ऐसी बातें नहीं बताएगा, उससे और हमको उत्साह बढ़ा। तो ये जो उनका जो दौरा हुआ, सिक्योरिटी की दृष्टि से तो नहीं, सरकार अपनी काम कर रही है, गृह मंत्री जी के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी जो अंडमान पर ध्यान दे रही है, समग्रता उनका ध्यान केवल विकास के ऊपर है। अभी GNI प्रोजेक्ट जो आएगा कैमल वे में, कांग्रेस पार्टी वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये सपना तो राजीव गांधी का था। राजीव गांधी जी ने इस पर कोई पहुंचा नहीं वहां तक, क्योंकि उनकी दृढ़ निश्चितता नहीं थी। जैसे OFC केबल लाइन कांग्रेस पार्टी के समय का प्रोजेक्ट था, नहीं कर पाई पूरा, हमारी सरकार ने किया। OFC केबल लाइन का बता दिया। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाजपेयी जी ने उनका घोषणा किया, UPS को 10 साल तक चलाती रही, क्या क्या कंपनियों को दिया, कंपनी आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन मोदी जी आए, तुरंत काम बनना शुरू हुआ। आज इंटरनेशनल काम आनंद ले रहे हैं। एक से एक विकास के काम अंडमान में हुए। देखिए, समस्या का कभी भी समाधान नहीं होता है। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि समस्या नाम ही इसलिए रखा गया है कि एक खत्म होगी तो दूसरी पैदा होगी। अपने आप घर में देख लीजिए। और ये जरूर है, समस्या नहीं होंगी तो उनके समाधान भी नहीं होंगे, और समाधान नहीं होंगे तो डेवलपमेंट नहीं होंगे। तो जितनी समस्याओं का समाधान अंडमान निकोबार में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और समस्या में पैदा हुई है। मैं अभी हमारी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं उसमें विस्तार से बताऊंगा। आप भी आमंत्रित हैं, आप जरूर आइए। आप एकदम एक अच्छी उम्मीदों की किरण आपका चैनल बन के आया है, तो मैं चाहूँगा आप भी, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आइए। हमने 11 पॉइंट दिए हैं अमित शाह जी को, और उन्होंने पहली बार इतिहास में एक चीज़ और हुई कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ और एक एडिशनल सेक्रेटरी के साथ सेक्रेटरीट में सचिवालय के मिनी हॉल में हमारा बैठक कराया लोगों का। हमने देखा, ये पहली बार हुआ है। एक पॉइंट पर बात हुई। और देखिए, RSS का मेरे ऊपर इतनी अनुकंपा है तो मैंने जो ये पॉइंट बनाए, एक दिन में नहीं बनाए, 3-4 महीना से उन पॉइंटों पर मैं लगा हुआ हूँ। विस्तार से एक्सपर्ट से मिल के, अगर वो पीने के पानी की समस्या है तो PWD के चीफ इंजीनियर से कई बार मिला, बिजली की समस्या है तो माधुरी जी से कई बार मिला, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। किसी चीज़ की समस्या है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी ज्वलनशील समस्या चल रही है कि हमारे बेरोजगार बच्चों को बाहर के लोग रोजगार ले रहे हैं आके, और हमारी अपोजिशन पार्टी भी हमको टारगेट कर रही है। लेकिन गलती उनकी है। लोकल सर्टिफिकेट जो चल रही थी, उनके सांसद स्वर्गीय भक्ता जी ने उसको कानूनी जामा नहीं पहनाया था, इसके कारण सुप्रीम कोर्ट में उसको निरस्त कर दिया। आज उसी विषय में हमने बात किया, और बहुत जल्दी हमारे अंडमान निकोबार के युवा साथियों को एक बहुत बड़ा समाचार मिलेगा कि हम शायद कामयाब होंगे कि हमारे बच्चों को जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक यहाँ पर जो पढ़ाई करेगा उसको ही नौकरी मिलेगी। ऐसा भी प्रावधान कराने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये हम मान सकते हैं कि जो समस्या है उसमें क्या कमियां और खामियां हैं, वो आप अच्छे, मतलब जो ज़मीनी जो कारण है, वो कारण को आपने जो इसके एक्सपर्ट हैं उनके साथ चर्चा किया और ढूंढा, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि समस्याएं को कैसे सुलझाया जाए इस पे हम हमेशा रुक जाते हैं। समस्या, इसीलिए समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ सुनीता जी आपसे, मेरा एक कार्यशैली अलग है। मैं कम बोलता हूँ, करता ज़्यादा हूँ। आपने देखा होगा, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो लगभग 12 से 14 घंटा करंट जा रहा था। मैं उसी पे आना चाहती थी। मैं आपसे बस अभी वही पूछना चाहती थी कि डिपो में जो करंट की जो समस्या थी, लोड शेडिंग का जो मामला था, वो कहीं ना कहीं हर एक शख्स, मतलब हर एक इंसान उससे बहुत त्रस्त हो गया था। लेकिन आज वो समस्याएं काफ़ी सुलझ गई है, और इसके पीछे आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि लोगों में इसकी जानकारी की कमी है। तो आप मैं 1 जुलाई को मेरा जब अध्यक्ष बना तो
जुलाई एंड में मैंने अपना प्रवास शुरू किया। मैं स्वराज द्वीप गया, जिसको हैवलॉक बोलते थे पहले, वहाँ 10-12 घंटा लोड शेडिंग। नील आइलैंड में गया, शहीद द्वीप में, वहाँ भी बिजली की समस्या। बारे टांग में बहुत बुरी हालत, कदम तल्ला में बुरी हालत, हर जगह डिगलीपुर से यहाँ तक। और मेरा मन बड़ा अशांत हुआ। अशांत होने के बाद में यहाँ तो ऐसा हालत था कि हमारे कार्यकर्ताओं के घरों का घेराव कर रहे थे लोग, पार्षदों का, प्रधानों का, जिला परिषद मेंबरों का। हमारा सांसद भी परेशान था, हमारे पूर्व अध्यक्ष विशाल जी भी परेशान थे, क्योंकि लीडर के पास ही लोग जाएंगे। सरकार हमारी है केंद्र में, प्रशासन केंद्र सरकार के अंदर में आता है। मैं अपना उपराज्यपाल महोदय से मिला और 70 मिनट मेरी डिस्कस हुआ। आप सोचिए, एक उपराज्यपाल जी का मैं बहुत ही आभारी हूँ। इन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता को, जो चुन के 2 ही महीना हुआ था, उसको 70 मिनट उन्होंने डिस्कस किया, खाली डेवलपमेंट के काम पर और ये बिजली की समस्या के काम पर। और मैं आभारी हूँ आज अपने एलजी साहब का कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं 3 महीना में इसका समाधान करके दूंगा। और जब मैंने बाहर आके बताया जनता को, मीडिया में, तो प्रशासन के कई IAS ऑफिसरों ने मुझे कहा ये 3 महीना में समस्या खत्म होने वाली नहीं है, कम से कम 1 साल लगेगा। तो मुझे और डर लगने लग गया कि जनता क्या बोलेगी। 2027 में हमारा चुनाव आने वाला है। लेकिन एलजी महोदय ने अपना विवेकपूर्ण एक कदम उठाते हुए होम मिनिस्टर को कन्विंस करके सारे जनरेटर सेट DGSND से परचेज कर लिए। तुरंत अंडमान आ गए, काम करना शुरू कर दिए। अभी मात्र 2 से 2.5 घंटा लोड शेडिंग हो रही है। और सुनीता जी, आप सुन के आश्चर्य होगा, हैवलॉक से कई होटलियर मेरे को फोन करते हैं कि आपने हमारे जनरेटर बचा दिए। वहाँ 1 घंटा के लिए भी लोड शेडिंग नहीं हो रही। शहीद द्वीप में 1 घंटा के लिए भी नहीं हो रही। मेरा बारे टांग, कदम तल्ला, रंगत, साउथ अंडमान, श्री विजयपुरम बहुत खुश हैं अभी पावर की समस्या से। और मैं एक बात आपको समाचार दे रहा हूँ, आने वाले 15 दिन के बाद, ये जनवरी महीना जाते जाते, हमारा श्री विजयपुरम, साउथ अंडमान 0 लोड शेडिंग में आ जाएगा। चलिए, बहुत सराहनीय काम आपने किया है। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया है कि हमारे जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने आपको 70 मिनट का समय दिया जी। और हमने ये भी देखा है कि पिछली बार जब गृह मंत्री आए थे, उसके तुरंत बाद आपने अपने पूरे टोली के साथ, जितने आपके ऑफिस बेयरर है, सबके साथ हमारे उपराज्यपाल के साथ एक भेंट वार्ता किया। तो उसके पीछे का रहस्य आप थोड़ा सा बताइए। और क्योंकि हमेशा लोगों के, ये मैं जनता के परसेप्शन को बता रही हूँ, लोग कहते हैं कि उपराज्यपाल किसी राजनीतिक दल के लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, उनसे कोई मिल नहीं पाता है। तो लगातार आपका उनसे मिलना और इतने समय लेकर मिलना, अपने पूरे टीम के साथ उनके साथ मिलना, ये कहाँ और क्या माजरा है, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, जहाँ तक मैं उपराज्यपाल जी को समझा हूँ 6 महीने में, वो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहते हैं। और एक वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हेड हैं, उनको डेली की विजिलेंस, IB, CID रिपोर्ट जाती हैं। उनको हर पॉलिटिकल नेता के बारे में, हर अधिकारी के बारे में, सब किसी के बारे में पता है, कौन करप्ट है, कौन नॉन करप्ट है। और ऐसा नहीं है कि वो मिलना नहीं चाहते हैं। और ये आपने बोला, मैं 25 लोगों को लेके गया। जब हम अपने गृह मंत्री जी को सी ऑफ कर रहे थे तो उन्होंने खुद कहा कि आप चाय पीने के लिए आइए। तो मैंने कहा कि मैं अकेला नहीं आऊँगा, मैं अपनी टीम को लेके आऊँगा। सुनीता जी, एक बार भी उन्होंने नहीं बोला कि नहीं, पूरी टीम के साथ मैं नहीं मिलूंगा। केवल राजनिवास से ये फ़ोन आया कि भाई कितने लोग हैं आप? मैंने बोला लगभग हमारे 25 लोग हैं। तुरंत उन्होंने मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में अपना व्यवस्था किया और हाई टी पर हमको बुलाया। सारे डेवलपमेंट के मुद्दों पर बात हुआ, मैनिफेस्टो के ऊपर बात हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे फाउंडर मेंबर शेर सिंह जी ने अपना मैनिफेस्टो के बारे में बात की उनसे। वो तुरंत राजी हुए कि आप मेरे लेवल के जो काम हैं आप मुझे दीजिए, मैं उनको तुरंत करूँगा, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। और मैंने एक नहीं है, और भी उनको 2-3 मुद्दों पर बात की, पॉजिटिव आंसर दिया और उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। सुनीता जी, मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि मुझे एक अवसर दिया है एक प्रदेश अध्यक्ष का। प्रदेश अध्यक्ष हालांकि संगठन मजबूत करने के लिए होता है, लेकिन रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट होने के साथ साथ मैं जनता की समस्याओं को भी प्रशासन के सामने उठा रहा हूँ। मैं बिजली की समस्या का समाधान किया है, बहुत जल्द 1 से 1.5 साल के अंदर में
मैं जनता को वादा करता हूँ आपको रोज पीने का पानी मिलेगा, चाहे कितना भी धूप काल हो। लेकिन इस धूप काल में नहीं, इससे अगले बारे में, इवन मैं बताऊं 2027 में, क्योंकि मैंने आग्रह किया है होम मिनिस्टर से कि हमारा धन्नी खाड़ी डैम के नीचे में एक एडिशनल डैम बनाइए, जिससे कि इसका जो ओवरफ्लो पानी जो समुद्र में बह जाता है वो चेक डैम में जमा हो जाएगा, तो वो कम से कम 3 महीना का कैपेसिटी, 4 महीना का कैपेसिटी वो पानी रख लेगा। और जब अप्रैल मई जून आता है, जिस समय वहाँ यहाँ बारिश नहीं होती है, तो ये डैम जब खाली हो जाएगा धन्नी खाड़ी डैम, उस डैम को हम लोग क्लीन कराएंगे, रिसिल्ट करा के उसको साफ करा के इस डैम को, क्योंकि सुनीता जी आपको आश्चर्य होगा 1972 में डैम बन के तैयार हुआ। उस समय में जनसंख्या मात्र 80,000 थी। डैम वही है, वो कम से कम 50% उसके अंदर में मिट्टी भर गई, मिट्टी की गाद भर, तो कैपेसिटी बेचारे डैम की 50% रह गई, जनसंख्या 4 गुना बढ़ गई। तो डैम कितने लोगों की आपूर्ति करेगा? लेकिन उस डैम के बारे में किसी ने अभी तक सोचा नहीं। डैम हमको पानी देने के लिए तैयार है, कुदरत हमको भरपूर बारिश देती है, लेकिन हम उसके लिए प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। आप जैसे लोगों का, पत्रकारों का, जनता का आशीर्वाद रहा, मैं इस पर पूरा काम कर रहा हूँ और 6 से 8 महीना के अंदर में आपको समझ आएगा कि भारत सरकार ने मान्यता दे दी एक एडिशनल डैम बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ जैसे बिजली अभी 0 हो जाएगा, लोड शेडिंग, पानी भी डेली मिलेगा, ऐसा मैं करने अंडमान के लिए जाना चाहता हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप लोग उसका भी आशीर्वाद चाहता हूँ, मैं इसमें कामयाब हूँ। इस तरह से आप मेरे को सुवास दीजिए। चलिए, जनता के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। सभी जो बेसिक नीड है, पानी, बिजली और सड़क, इस पर अगर अच्छी तरीके से ध्यान दे दिया जाए तो 50% जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हो जाता है। मैं आपको सड़क के बारे में भी 1 मिनट ले लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर आना भी चाहती थी। सड़क के 8 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारी मिडिल नॉर्थ के निवासियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और नो डाउट हम लोग भी जब बाई रोड जाते हैं तो बहुत हालत खराब हो जाती है, खासकर पेशेंट के लिए। इसके लिए तो मैंने आग्रह किया है अपने माननीय गृह मंत्री जी से कि देखिए, एक तो हमारी लोकल बॉडी है एपीडब्ल्यूडी को इस काम को दोबारा सौंप दिया जाए, जिससे कि हम लोग रीच रहेंगे उन तक पहुंचने में। कहीं काम नहीं हो रहा है तो हम एससी से मिल सकते हैं, चीफ इंजीनियर से मिल सकते हैं, हम लोग जेई से मिल सकते हैं, और हमारा डेवलपमेंट भी, हमारे बच्चों को काम मिलेगा, हमारे यहाँ के कॉन्ट्रैक्टरों को काम मिलेगा। अभी एजेंसी बाहर की, कॉन्ट्रैक्टर बाहर के, प्रशासन के अंदर में भी नहीं आते, जिससे बोलते हैं जिससे बात करना है करो, गायब रहते हैं। उनके 4 अधिकारी हैं यहाँ पर काली, वो भी कभी मेनलैंड रहते हैं, कभी यहाँ आ जाते हैं। तो मेरी कब किसको टेंडर मिलता है, कब वो छोड़कर चला जाता है, पता भी नहीं चलता। और मैंने देखा है कि डायरेक्टर एक अधिकारी उनका ईडी बना हुआ है एक्सटेंशन में, और डेप्यूटेशन पर उनका जीएम आया हुआ है, और सब कैजुअल उनके जेई हैं सब। मतलब उनको ना नौकरी जाने का डर, ना किसी की कार्रवाई का डर, और वो बिल्कुल ध्यान लगा के यहाँ पर एनएच पर काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने प्रार्थना की है उनसे कि इसको दोबारा पीडब्ल्यूडी को दे दिया जाए, तो हमारा ये रोड का भी समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दिया है, और ख़ास तौर से जो आपने एनएच के बारे में अभी बात उठाई है, तो एनएच को लेकर काफ़ी समस्या हर किसी को झेलनी पड़ रही है, चाहे वो नॉर्थ एंड मिडिल के लोग हो या श्री विजयपुरम के लोग हो, क्योंकि श्री विजयपुरम के लोग भी नॉर्थ एंड मिडिल में रहते हैं, उनका भी आना जाना लगा रहता है। तो एनएच वाली समस्या बहुत जल्द दूर हो जाए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और अगला मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि पिछले कुछ समय में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पूछ लिया है, कि हाई प्रोफाइल के जो लीडर्स हैं, जैसे गृह मंत्री है और भी बहुत सारे जो लीडर्स हैं, वो अंडमान का बार बार दौरा कर रहे हैं, तो वो स्ट्रैटेजिक दृष्टि से क्या मायने रखता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत कम समय में पूरे विश्व में एक अलग मुकाम ले रहा है, और लोगों का मतलब खासतौर से सेंट्रल का नज़र द्वीप समूह के ऊपर काफ़ी बढ़ गया है। वो उसका रीज़न। सुनीता जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं आज राजनीतिक बात करना नहीं चाहता आपसे, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे वातावरण में आज हमसे ये बात कर रही हैं, और दुर्भाग्य है देश का कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद किया, नो डाउट, लेकिन उन्होंने विभाजित देश हमको दिया। अगर नेहरू जी मान लेते बात
तो आज हमारा देश पाकिस्तान का टुकड़ा नहीं होता, विभाजित देश मिला। उसके बाद में कोको आइलैंड नेहरू जी ने गिफ्ट किया वर्मा को, जरूरत नहीं थी, कोई अपनी 1 इंच नहीं देता किसी को, आप गिफ्ट कर रहे हो। वो वर्मा ने गिफ्ट कर दिया चाइना को, और चाइना ने दे दिया, चाइना ने उसको दे अपना डिफेंस बेस बना दिया। इसी कारण से हमको सुरक्षा की दृष्टि से चाइना हमको घेर रहा है। मैं पैनिक नहीं कर रहा हूं जनता को, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है, आप भी सुनती होंगी कि कोको आइलैंड में उसने अपना डिफेंस बेस बना दिया। अब उसको कल कोई हरकत करे मिसाइल्स के द्वारा या परमाणु हथियारों के द्वारा, तो उसके लिए भी तो हमको तैयार रहना पड़ेगा। और कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे सीपीएम की हो, देश की सुरक्षा की दृष्टि से हमको बताएगी नहीं कि वो क्या करने जा रही है। आपका हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे बड़े हाई प्रोफाइल लीडरों का आना जाना लग रहा हो सकता है डेवलपमेंट के लिए लग रहा हो सकता है हम केंद्र सरकार के अंदर में आते हैं तो पहले कांग्रेस की सरकार के अधिकारी, कांग्रेस सरकार के नेता ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो उनके ध्यान में आता है कि भाई अंडमान निकोबार भी हमारा ही पार्ट है, वहां भी हमको जाना चाहिए। तो कई कारण हो सकते हैं। मेरे को जहां तक लग रहा है सुरक्षा के साथ साथ जो GNI प्रोजेक्ट है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों करोड़ रुपया की हमको आमदनी होगी, और हमारा कैमल बे आइलैंड टूरिज्म की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से एक विश्व के नक्शे पर चमकेगा। ऐसा अगर हो रहा है तो नेताओं का आना जाना तो लगा रहेगा, यही कारण है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को आज, और महत्वपूर्ण जानकारी जो शायद हमारे दर्शकों तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही थी, उसके बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया। जाते जाते हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये हमारा आज का जाना होगा, लेकिन हम बार बार आपसे मिलते भी रहेंगे, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो उस पर एक थोड़े से समय में ही हम आपसे सारी जानकारी नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए हमें बार बार आपसे मिलना पड़ेगा, और मिलते रहेंगे हम। हमारे दर्शकों को हम आपके माध्यम से बताते रहेंगे। लेकिन आज हम जाने से पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपका जो 6 महीने का कार्यकाल हुआ है, आपने बताया बहुत कम समय में कुछ अचीवमेंट के बारे में आपने बताया है, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आगे भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। आप अध्यक्ष के रूप में क्या देखना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी को? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसके बारे में आप बताइए, और हमारे युवा नेता जो युवा नेता नहीं, सॉरी, युवा जो वोटर्स हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए, और संक्षिप्त में हमें SIR के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि SIR जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा बनकर उभर कर सामने आ रहा है पूरे देश में। हमारे द्वीपों में भी इसकी काफ़ी अच्छी कार्य देखी जा गई है। इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरे 6 महीने बहुत अच्छे गए हैं, सुखद अनुभव है, लेकिन एक कारण केवल कार्यकर्ताओं के कारण है। कार्यकर्ताओं ने जो मुझे भरपूर सहयोग दिया है, सुनीता जी आप खुद देख रही होंगी, 20 लोगों को बुलाते हैं तो 100 लोग आ रहे हैं। अभी तो हमको ऐसा करना पड़ रहा है कि हमारे जो 8 मंडल हैं, 8 मंडलों को हमको ब्रेक करके 4-4 मंडलों की बैठक बुलानी पड़ रही है, क्योंकि हमारा हॉल छोटा पड़ जाता है। रही बात आपकी आगे के भविष्य की, केवल मेरा ध्येय डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। देखिए, किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा तो वहाँ का सबसे ज़्यादा सुखी युवा होगा, और युवा को मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। जितने युवा हैं, मेरी 55 साल उम्र है, तो मुझसे सब छोटे हैं, चाहे वो मेरी बहन हो चाहे मेरे भाई हों। आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, मुझे राजनीतिक दल का कोई नेता मत मानिए, मुझे आइलैंडर मानिए, मुझे द्वीपों का निवासी मानिए। मैंने इन द्वीपों के विकास के लिए मुझे जो करना है, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊँगा, लेकिन मैं अपने युवाओं को, अपनी युवतियों को, चाहे वो रोजगार दिलाने का हो, लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूँ अपने युवा साथियों से, आप ड्रग्स से दूर रहिए। देखिए, आपके माँ बाप ने आपको जो जन्म दिया, आपको जो पढ़ाया लिखाया, उनके कर्मान है। कभी अपने माता पिताजी से आप पूछिए अकेले में कि उनका जीवन इतना सरल नहीं था।
पढ़ाई के साधन इतने अच्छे नहीं थे, आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी, उसके बाद भी आपको पैदा करके अच्छा पढ़ाया लिखाया, आपको युवा बनाया। और आज अगर अपने माँ बाप के धोखा दे करके ड्रग्स की तरफ जाएंगे, उनका दिल बहुत टूटेगा। तो मेरी विनती है अपनी सभी बहनों से, भाइयों से, मेरा अनुरोध है, आप नशे से दूर रहिए और आप अपने ऊपर भरोसा करिए। कहते हैं ना, अपना कुआं खोद के पानी निकालिए। युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, जरूरी नहीं है आप DRM में आपको नौकरी चाहिए। आप अपना टूरिज्म का कोई काम करिए, अपना कोई व्यवसाय चालू करिए। आजकल तो हमारी केंद्र सरकार ने कितनी योजनाएं निकाल रखी हैं। आप जाइए बैंक में, बिना COT के आपको पैसा मिलेगा। टूरिज्म में अपार संभावनाएं हैं, आपका फिशरीज में अपार संभावनाएं हैं। आप खाली नौकरी के पीछे मत भागिए, आप नौकरी देना सीखिए। मैं कितने अपने बेरोजगार भाइयों को जानता हूं, तो आज से 10 साल पहले बोलते थे मैं बेरोजगार हूं, आज उनके अंदर में 30-40 लोग काम कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, मुझे बड़े आनंद आता है, अरे 12-15 साल पहले आप बेरोजगार थे कि नहीं, मैंने अपना रोजगार शुरू किया, आज मैं 40 लोगों को रोजगार दे रहा हूं। ऐसा बनिए आप, ऐसा बनेंगे तो आपके घर में भी सुखी रहेगी, समाज में भी सुखी रहेगी, और अंडमान निकोबार में पूरा सुख का वातावरण रहेगा। SIR का बात पूछा था। देखिए, मैं सभी कांग्रेस वालों से, CPM वालों से, सारे आइलैंडर से एक विनती करता हूँ, SIR एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। क्योंकि देखिए, वर्मा ने अपने फौज के द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर किया। पाकिस्तान रोहिंग्या मुसलमानों को लेने के लिए तैयार नहीं है, बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमानों को रखने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मुस्लिम कंट्री विश्व का रोहिंग्या मुसलमानों को लेने के तैयार नहीं है। क्योंकि वहां उन्होंने इतने गलत काम किए, वर्मा में बहन बेटियों का इज्जत लूटा, क्राइम किया, ड्रग्स फैलाया, इसलिए उनको वहां से भगाया। कुछ लोग ऐसे घुसपैठिए पूरे देश में हमारे में फैल चुके हैं। ऐसे लोगों को बाहर करने के लिए SIR लाया गया है। ये भारतीय लोगों के लिए कोई इसमें डरने की बात नहीं है। ये SIR मतलब है एक मतदाता सूची का शुद्धिकरण। हमारे जो वोटर लिस्ट है उसमें कोई विदेशी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ का चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, चाहे जैन है, उनका नाम छूटना नहीं और विदेशी का नाम किसी का आना नहीं। और इसीलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन भी अच्छा काम कर रहा है, और यहाँ में हमारी जनता भी अच्छा सपोर्ट कर रही है। मेरा सबसे अनुरोध है, SIR का सपोर्ट करिए। SIR का सपोर्ट करने से हमारा आइलैंड्स में पीस होगा, शांति होगी, और अराजक तत्व जितने हैं वो सब बाहर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छे से आपने वर्णन किया है, और ख़ास तौर से जो ड्रग्स के बारे में आपने बोला है हमारे नौजवान भाई बहनों के लिए, तो बहुत ही जटिल समस्या आज के डेट में हमारे द्वीपों में ये उभर कर आ रही है, ड्रग्स की समस्या। इस पर भी हम आगे क्या कर सकते हैं, अपने पॉडकास्ट चैनल के द्वारा हम ज़रूर करेंगे। और जाते जाते मैं एक सवाल एक और पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि सवालों का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने, राजनीतिक सवाल है ये, आपने अपने कार्यकाल संभालने के बाद जो अपनी कमेटी का गठन किया है, उसमें देखा गया है कि जो लोग काफ़ी समय से कुछ कारण होगा जो पार्टी से थोड़ा दूर रहते थे, लेकिन सबको लेकर के, चाहे वो फाउंडर हो, चाहे वो आज आए वाले, आज ज्वाइन किए वाले लोग हो, सबको साथ में लेकर के जो आपने कमेटी बनाई है, वो उस पर आप थोड़ा सा गौर हमारे दर्शकों। सुनीता जी, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं आपके साथ भी मैंने काम किया है एज ए सेक्रेटरी। आप भी बहुत मेहनती हैं, आपने भी पार्टी में बहुत मेहनत की है। मैंने जो कमेटी अपनी बनाई है, पुराने लोग और नए लोग दोनों का सामंजस्य किया है, क्योंकि हमको यूथ भी चाहिए, अनुभव भी चाहिए। अनुभव में पुराने लोग हैं और एक गतिशीलता में नए लोग हैं, दोनों को लेके मैंने कमेटी बनाई। और मैं सोच रहा हूँ, और आज आप खुद देख रहे हैं कि दोनों बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी कोई मनमुटाव नहीं है, कुछ नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और कमेटी भी जो बनाई है, देखिए नाम के लिए होता है, मैं अपनी आपके चैनल में बढ़ाई नहीं कर रहा। कई लोगों ने मुझे पूछा, नाम के लिए मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन आज भी मैं कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा हूँ। देखिए, मैंने अपने जिला का महामंत्री गौरव जी है,
जिला का प्रदेश अध्यक्ष हमारा जितेंद्र जी नारायण है, मनिंदर मंडल है, युवा मोर्चा का योगेश है, हमारा गीता कंदा स्वामी जी का बेटा है विवेक जी, ये सारा हमारा माइनॉरिटी मोर्चा का टीम है, आफ्ताब आलम है, बेबी मैथ्यू है, सबको लेके मैंने रात को झंडे बंधवाए और आनंदित तो होके बंधवाए और युवाओं में भी जोश था। इवन मैंने तो हाथ जोड़ के अपनी 2 महिला कार्यकर्ताओं को घर जबरदस्ती भिजवाया, वो महिलाएं आ गई झंडा बांधने के लिए मुझे देख के। तो कार्यकर्ता कोई पोस्ट से बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर मैं इसको दायित्व मान के चलूंगा तो मैं सुखी रहूंगा, और इसको मैंने पोस्ट मान लिया तो मुझे दुख होगा। तो मुझे आनंद आया और इतना अच्छा लगा। देखिए अभी मैंने कल ऐसे ही बोला कुछ कार्यकर्ताओं को, सुनने में आ रहा है पीएम आने का संभावना है, 4 गुना उत्साह में। नहीं तो कार्यकर्ता दूसरे राजनीतिक दलों में देखो मुंह लटका लेंगे, अरे यार अभी तो हुआ था, बार, लेकिन वो फिर अरे जरूर करेंगे और इससे अच्छा करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश है। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमसे भी अक्सर पूछा जाता है कि आखिर माजरा क्या है इस तरह के कमेटी के गठन करने का। तो आपके मुंह से ही सब कुछ जानने को मिल गया हमारे दर्शकों को। तो उम्मीद है कि सभी की शंका क्लियर हो गई। अभी और परिवर्तन आएगा, अभी और 2-3 महीना के बाद में जो काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, जिनको समय नहीं है, तो देखिए इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जो काम करेगा वो पार्टी में आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष भी कई तरह के होते हैं। देखिए हमारी पार्टी में भी वाजपेयी जी भी थे, अडवाणी जी भी थे, मुरली मनोहर जोशी जी भी थे, और मैं पार्टी में बिल्कुल गलत नहीं मानता। देखिए विशाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, विशाल जी के फॉलोअर रहेंगे। विष्णु दादा ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके फॉलोअर रहेंगे। अजय जी के भी फॉलोअर रहेंगे। तो नेता हम लोग क्या सोच रहे हैं जल्दी से, ये उसका आदमी है। आदमी ये नहीं सोचता है कि उनके कुछ अच्छे गुण लेकर के उनके पीछे चल रहा है। आप भी अगर उनके गुण को पार्टी में और लगाएंगे तो और पार्टी में उड़ जाएगी। तो मैं उन चीजों में ध्यान नहीं देता। मैं केवल ध्यान देता हूं कौन कार्यकर्ता पार्टी के लिए उपयोगी है, उसका उपयोग मैं कर रहा हूं बस, और मेरे कुछ नहीं कर रहा। और मैं कोई जादू भी नहीं कर रहा। लेकिन यह है कि हाँ, हर आइलैंड में, हर जगह में पार्टी में थोड़ा चेंज तो आ रहा है। मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं कि पार्टी ऑफिस में भीड़ हो रही है, सुबह से शाम तक जन समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो बस यही है, आप जैसे कार्यकर्ताओं का मुझे बल मिला हुआ है, मैं आगे चल रहा हूँ और कुछ। यही एक कुशल नेतृत्व की पहचान है जो आपने अभी हमें बताया। तो आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं और इतना समय देने के लिए, क्योंकि आज के डेट में आप काफ़ी व्यस्त हो और आपने अपना इतना समय दिया हमें और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फो टॉक्स के नए एपिसोड में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं सुनीता आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।